नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर हमारी पैनी नजर रहती है और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। कहीं बड़े फैसलों की गूंज है तो कहीं जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। विकास के वादों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। हमारे संवाददाता देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, जो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल भी पूछती हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब खुलेगी हर खबर की परत, होगी हर दावे की पड़ताल और सामने आएगी हर सच्चाई बिना किसी लाग लपेट के। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का। 3 दिन पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाने के ठीक 3 दिन बाद दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर किए गए एनक्रोचमेंट को भारत ने तोड़ दिया। 20 अगस्त 2026 की देर शाम को ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान एम्बेसी के पीछे बैक साइड का ये इलाका है और साफ तौर पे यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट से जुड़े हुए तमाम जो काम है वो यहाँ पे होते थे। विंडो नंबर 1 यहाँ से एप्लीकेशंस जो है वो ली जाती थी और इन एप्लीकेशन को के बाद सीधा जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान पासपोर्ट को यहाँ पे दिया जाता था, जिसके बाद इस गली से होते हुए तमाम वो लोग जो पाकिस्तान पासपोर्ट में कोई भी चीज़ों को लेकर यहाँ पे पहुँचते थे वो यहाँ से अंदर जाते थे। ठीक इसके बाहर यहाँ पर ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये एक बाड़े की तरह एक जगह बनाई हुई थी। मैं अपने विजय रविंदर से कहूँगा वो दिखाएं। ये बाड़े की तरह जगह बनाई हुई थी, लोहे के पोल और जो पक्की सीमेंटेड दीवारें हैं इनको जो है वो खड़ा किया गया था और इनके सहारे इस पोल के ज़रिए टिन शेड को लगाया गया था। भारत की तरफ से ये कहा गया था कि जितनी जगह की जो मंजूरी है जो पाकिस्तान को दी गई थी, जो मंजूरी जगह की थी उससे इतर, यानी ये जो आप सामने दीवार आप देख रहे हैं इतनी दीवार तक की ही मंजूरी जो है वो पाकिस्तान को दी गई थी। और इसके बाहर ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं ये एनडीएमसी का एरिया है और इसी एनडीएमसी के फुटपाथ को एनक्रोच करके ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया था। आप देखें कि यहाँ पर भी लोहे के वो जो है ग्रिल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ग्रिल्स लगा के लोगों को लाइन के ज़रिए जो है अंदर पासपोर्ट के में जिसको जो दिक्कतें होती थी अंदर भेजा जाता था। ये एक छोटा सा गेट भी बनाया हुआ था जिसको तोड़ दिया गया है भारत की तरफ से। इसके अलावा मैं अपने विजय से कहूँगा कि अगर वो दिखा पाएँ सामने जो आप एक और स्ट्रक्चर्स का जो पूरा मलबा देख रहे हैं जहाँ पे टिन टूटी हुई गिरी हुई है, वहाँ पर वीज़ा से संबंधित काम होता था कि अगर आपको पाकिस्तान जाना है, जहाँ पर बिज़नेस के तौर पर जाना है, स्पोर्ट्स के लिए जाना है या दूसरे कामों के लिए जाना है, उसके लिए वीज़ा अप्लाई वहाँ किया जाता था। और वहाँ पे भी जो पूरी जो टिन शेड लगा के जो एक कमरा नुमा बनाया हुआ था उसको भी तोड़ दिया गया। ये पाकिस्तान एम्बेसी के ठीक पीछे का एरिया है जहाँ पर वीज़ा और पासपोर्ट संबंधी काम किया जाता था। साफ तौर पे आप देखिए कि जिस तरीके से एनडीएमसी की ज़मीन पर ये एनक्रोचमेंट करके जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था ये पूरी तरीके से अवैध था। इसको किसी भी तरीके से मंजूरी नहीं मिली थी, जिसके चलते भारत की तरफ से इसको तोड़ दिया गया है और लगाया गया था। फिलहाल जो है वो लगातार जो है वो जिस तरीके से बैसरन घाटी में पाकिस्तान की भूमिका सामने आई है, जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा दी थी, कई लोग घायल हो गए थे। उस मामले के बाद भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो ठीक नहीं थे, दोनों के देशों के संबंधों में तल्खी थी। और 3 दिन पहले जो पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर भारतीय एम्बेसी के साथ जो कुछ किया, एम्बेसी के बाहर जो सुरक्षा जो है वो बैरिकेड्स और पार्किंग पोल लगाए गए तो उनको तोड़ा गया। उसके ठीक 3 दिन के बाद ये जो इंक्रोचमेंट थी यहाँ पे जो अवैध तरीके से तैयार की गई थी इसको भी भारत ने तोड़ दिया। हालांकि दोनों ही जो घटनाएं हैं, दोनों ही जो कार्रवाई हैं देशों के द्वारा, ये जो है वो कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई को पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाई से जोड़ के ना देखा जाए। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट में जो भी चीज़ें लेके जो लोग यहाँ पे पहुँचते थे उनके लाइन लगाने के लिए यहाँ पे जगह बनाई हुई थी। साथ ही यहाँ पर जो है वो उनके बैठने के लिए यहाँ पे बेंच लगाए गए थे, उनको बैठने के लिए यहाँ पे जगह दी गई थी ताकि लोग यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर सके अपनी बारी का। और ये पूरी जगह पूरी तरीके से अवैध थी। इसी के चलते भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विद्यालयों में अव्यवस्था मिलने के बाद काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने जिलाधिकारी, तमाम जो शिक्षा के अधिकारी हैं, उनसे कहा है कि वो दौरा करें और जो भी कमियां वहां पर हैं, चाहे शिक्षकों की कमियां हों, चाहे वहां पर गंदगी हो, स्वच्छता ना हो, और इसके अलावा जो मिड डे मील में जो खाना बनता है उसमें अगर खामियाँ हों तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथ में उन्होंने भरोसा दिलाया बच्चों को कि अच्छी शिक्षा के लिए कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके लिए बाकायदे उन्होंने अपने सीएम ऑफिस से तमाम जो अधिकारी, उनको नोडल अधिकारी तैनात किया है, वो बाकायदे निगाह रखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कि वहाँ क्या खामियां हैं। क्योंकि जो 4-5 जिलों में अभी जिस तरह जैन अल्फा बच्चों ने वहाँ पर आंदोलन किया, वहाँ पर शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन किया, उन जिलों में आजमगढ़, लखनऊ, हमीरपुर, महोबा, उन्नाव की घटना की बात करते हैं। उन्नाव में जब बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क को जाम कर दिया था, उसी वक्त प्रदेश सरकार के मंत्री, समाज कल्याण के मंत्री असीम अरुण वो जा रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है, वो उतरे और उतरने के बाद बच्चों से मिले। बच्चों ने बताया कि हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, हमारी पढ़ाई नहीं होती है। तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म करिए, शिक्षकों को बिल्कुल जो भी कमी है शिक्षकों की पूरी की जाएगी। और उन्होंने बाकायदे वहाँ के शिक्षकों से बात की और जो भी वहाँ के प्रिंसिपल थे उनसे बात की और बाकायदे बच्चों को भरोसा दिलाया। और इसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो भी शिक्षकों की कमी हो उसको पूरा किया जाए और जिलाधिकारी बाकायदे हर जो स्कूल है उसके ज़िले में उन सब में दौरा करके वहाँ की कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको दूर करने का काम किया करे। और साथ में जो बच्चों की समस्याएं हैं कम से कम उससे उनको निजात मिले। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5-6 जिलों में जिस तरह जो जैन अल्फा बच्चे हैं, बच्चे सड़क पे आ गए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, बाकायदे वो हमीरपुर के जिलाधिकारी कार्यालय को घेर लिया, जिलाधिकारी आवास के बाहर बच्चे बैठ गए। तो ये सब जब बातें उठी तो सीएम योगी ने बहुत नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि इस पर वो बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में जो जिले के अधिकारी हैं और जो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो दौरा करें और हर विद्यालय की समस्या को देखें। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी की अच्छी पहल है और उनकी नाराजगी का असर दिखना भी शुरू हो गया है। और जो तमाम अधिकारी हैं अब वो विद्यालयों में जा रहे हैं, उनकी खामियों को दूर करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। कांग्रेस पार्टी द्वारा वंदे मातरम गीत के 2 पंक्ति गाए जाने के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी ने अब मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नई मुस्लिम लीग बन गई है। 1937 में हुए अपमान को कांग्रेस ने अब प्रस्ताव बना लिया है, जबकि मानसून सत्र में यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि वंदे मातरम के जो गीत है पूरे गाए जाएंगे। उस सभा हो या कोई कार्यक्रम हो, हर जगह पूरे गीत का गायन होगा। लेकिन कांग्रेस की CWC की बैठक में जो फैसला हुआ उसके बाद जो संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने जो बात कही कि ये फैसला 1937 में हुआ था, उस समय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता थे और ये प्रस्ताव हुआ था कि जो 2 पंक्ति हैं वही गाए जाएंगे। ये किसी धर्म या जाति या किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो राष्ट्रीय गीत हो या किसी राष्ट्र के सम्मान या बलिदानियों के सम्मान की बात हो। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो एक्स पे पोस्ट किया है उससे पूरे संगठन में सभी जो नेता हैं अब उसका फॉलो करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को राष्ट्रीय गीत के बहाने कांग्रेस के तमाम उन वरिष्ठ नेताओं को भी अब कोसना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता के नजरिए से बताना चाहती है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, देश के जो शहीद हैं, जो बलिदानी हैं, जिन्होंने देश के आज़ादी दिलाने में अपनी जान गंवाई है, उनका भी अपमान कांग्रेस लगातार कर रही है। यह आज़ादी मिली उसका अपमान कांग्रेस का किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब इसे पूरा एक नया रूप दे रही है कि जैसे राष्ट्र के मुद्दे पर कांग्रेस को हमेशा
घेरते नजर जा रही थी, वैसे ही अब इस राष्ट्रीय गीत को एक मुद्दा बना लिया है। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, CWC की जो बैठक हुई, उसको भी उन्होंने एक बताया कि ये अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन और क्या कहा जाता है, इस पर आना भी बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और तमाम वो जो मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, सब लोगों ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर में यह मामला कहां तक जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर और उसके बाद झारखंड समेत कई राज्यों में छात्र और जेंजी के प्रोटेस्ट के बाद अब केंद्र सरकार की एक बड़ी पहल है। वन डे वन यूनिवर्सिटी करके एक नई पहल जो है वो केंद्र सरकार ला रही है। इसके तहत युवाओं से सीधा संपर्क जो है वो किया जाएगा। हर दिन एक यूनिवर्सिटी में मोदी कैबिनेट के एक मंत्री जाएंगे और वहां पर यूनिवर्सिटी में छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। ये सीधा संवाद इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि छात्रों के प्रति जो गुस्सा खासतौर पर छात्रों का सरकार के प्रति नजर आया, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। केंद्र सरकार की ये पहल है। बीते दिन मोदी कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई है, जहां पर हर यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो जाएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे, छात्रों से उनकी परेशानियां भी सुनेंगे और ख़ासतौर पे जो सरकार की योजनाएं युवाओं के लिए है, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो या अलग अलग तरीके से हो, उन तमाम चीज़ों की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही साथ छात्रों से संवाद के दौरान ये भी पूछा जाएगा कि किस तरीके की परेशानी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें नज़र आई हैं देश में, छात्रों का नाराज़गी जो है वो नज़र आई है। छात्रों की नाराज़गी खासतौर पर पेपर लीक मामला हो या फिर अन्य परेशानियां हों, छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही थी, जिसको लेकर 20 जुलाई को लोकसभा में की तरफ मार्च भी किया गया। अब इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वन डे वन यूनिवर्सिटी का जिक्र जो है वो किया गया है। बीते दिन यानी कि बुधवार को जब मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें ये चर्चा हुई। हालांकि इसके समन्वय बनाने की जिम्मेदारी जो है वो शिक्षा विभाग को दी गई है। शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं ये यूनिवर्सिटी को लेकर समन्वय बनाएंगे। हर दिन एक यूनिवर्सिटी में एक कैबिनेट मंत्री जाएंगे और उस यूनिवर्सिटी में छात्रों से सीधे तौर पे मुलाकात करेंगे। आमतौर पे छात्रों की सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो रोज़गार को लेकर होती है और नौकरियों को लेकर होती है कि किस तरीके से उन्हें रोज़गार मिले, रोज़गार का सृजन हो और छात्रों की परेशानी किस तरीके से दूर हो। अब इसी को देखते हुए सरकार का ये फैसला सामने आया है। तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। इसकी शुरुआत जो है वो पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होगी, यानी कि जो केंद्र सरकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर छात्रों से मुलाकात करेंगे। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी जगह पर जाकर छात्रों से सीधा संवाद किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अब गांव-गांव तक अपने संगठन को मजबूत करने का ऐलान किया है। JAAC की ओर से जारी किए गए इस ऐलान के मुताबिक आज से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हर गांव में 3 समितियों का गठन किया जाएगा। इनमें राजनीतिक समिति, वित्त समिति और रक्षा समिति शामिल है। सबसे ज़्यादा चर्चा रक्षा समितियों को लेकर है, क्योंकि राजनीतिक और वित्तीय ढांचे के साथ गांव स्तर पर रक्षा समितियों के गठन का फैसला आंदोलन को एक नए संगठनात्मक स्वरूप की तरफ ले जाने का संकेत है। JAAC का कहना है कि इन समितियों के जरिए स्थानीय स्तर पर आंदोलन को संगठित किया जाएगा, आर्थिक संसाधनों को जुटाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जाएगा। लेकिन रक्षा समितियों के गठन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समितियां सिर्फ आंदोलनकारियों की सुरक्षा और प्रदर्शन के प्रबंधन तक सीमित रहेंगी या आने वाले वक्त में इन्हें किसी व्यापक प्रतिरोध व्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। JAAC के जुड़े दावों के मुताबिक गांव-गांव में इस ढांचे को खड़ा करने के बाद आने वाले समय में समानांतर या वैकल्पिक सरकार की घोषणा की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा सकते हैं। यानी साफ है कि JAAC अब सिर्फ विरोध और प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि स्थानीय स्तर पर एक संगठित राजनीतिक
और प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जेएसी का दावा है कि उसका अंतिम लक्ष्य पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नियंत्रण से मुक्त कर अपनी सरकार स्थापित करना है। हालांकि इन दावों और ऐलान की वास्तविक दिशा आने वाले दिनों में ही साफ होगी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर गांव-गांव में राजनीतिक, वित्तीय और संरक्षा समितियां वास्तव में सक्रिय हो जाती हैं तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहा आंदोलन एक नए और ज्यादा संगठित चरण में प्रवेश कर सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। रिपोर्टर्स में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।